विशाल आप खतरे से बाहर हैं। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप कुछ देर में विशाल से मिल सकती है। थैंक यू डॉक्टर। आंटी जी, आप यहाँ इस गुरुद्वारे में? मेरी समझ आ गया है। जब तो तेरी भैन नूं इस घर रहने का ठिकाना दिता तो तुसी दोनों ने मेरा जीना आराम करता है। और दोनों बहनें मेरे टुकड़े में पल रही हैं, मैंने तुम्हारा जीना मुहाल करता है। अरे एक बात ध्यान से सुन लो, जिससे मेरा दिमाग घूम गया ना, दोनों बहनों को धक्का मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। समझी नहीं समझी? तेरी आंखें क्यों गीली हो गई पुत्र? इंसानी रिश्तों में उतार चढ़ाव ना आए तो वो इंसानी रिश्ते ही कहाँ के रह गए? आंटी जी, आप यहाँ इस गुरुद्वारे में नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ मेरे घर में रहेंगे। ना पुत्र, जब तक सरदार जी मंजीते को लेके वापस नहीं आ जाते मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। प्लीज आंटी जी। ना पुत्र, जिद नहीं करते। आंटी जी, अगर यही जिद आपका मंजीते आपसे करता तब भी क्या आप उसकी जिद को ठुकरा देती? चलो ना दादी, जब मम्मी हॉस्पिटल जाती है तब मैं घर पर बिल्कुल अकेला रहता हूँ। पुत्र, हेलो मिसेस कपूर, मिस्टर विशाल कपूर की हालत बहुत खराब है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। हाँ हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी। क्या हुआ पुत्र? आंटी जी, विशाल की हालत बहुत सीरियस है, हमें अभी वहां जाना होगा। चलिए। विशाल की हालत बिगड़ रही है। आपने तो कहा था खतरे की कोई बात नहीं है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। वी हैव नो टाइम, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप बताइए मैं क्या करूं? देखिए, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए प्लीज। देखिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने ही पड़ेंगे। छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
कौन थी ये औरत? वो उस प्लेन क्रैश में उनके भी हस्बैंड और बच्चे की मौत हो गई थी। मिसेस कपूर, आशा की एक किरण नजर आती है मुझे। आपके हस्बैंड ठीक हो सकते हैं। प्लेन क्रैश की जिस गिल्ट ने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब किया है, जिस ट्रॉमा से वो एक पल के लिए बाहर निकले थे, उस हालत, उस बीमारी से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है विशाल के ठीक होने का? प्लेन क्रैश के विक्टिम्स के परिवार वाले, उनके रिलेटिव्स, उनके अपने अगर विशाल को माफ़ कर दें तो विशाल नॉर्मल हो सकता है। उनके परिवारजनों की माफ़ी विशाल को उसके गिल्ट से बाहर निकाल सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, उस हादसे में जिनके परिवार बिखर गए, वो सब विशाल को कैसे माफ कर सकते हैं? वो सब तो ये चाहते हैं कि विशाल को बड़ी से बड़ी सजा मिले। ये काम मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भाई जी, मुन्नी दीदी आ गई। हाँ अच्छा, ये सामान बगल के कमरे में रख दो। कैसी हो मुन्नी? हाँ, आपको उससे क्या? इतने सालों बाद याद आई आपको मेरी? हर रक्षाबंधन में मैंने कितना इंतजार किया है आपका, लेकिन आप तो मुंबई आके भूल ही गए कि मुन्नी जिंदा भी है या मर गई। अगर हम भूल गए होते तो तुम्हें बुलाते। रहने दो भैया। पता है, इन्होंने तो मुझे ऊटी घुमाने का प्रोग्राम बनाया था, तभी आपका फोन आ गया। तो मैंने इनसे कह दिया, भैया का फोन आया है, मुझे मुंबई बुलाए, जरूर किसी मुसीबत में होंगे। ऊटी का प्रोग्राम कैंसिल और मैं सीधे मुंबई आपके पास। ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है आप पर? कौन सी मुश्किल आन खड़ी हुई है आपके सामने जो आपको मेरी याद आ गई? मुन्नी, हम शादी कर रहे हैं। प्रीत कौर जी के हाथ का विशाल के माथे पर स्पर्श कोई छोटी उम्मीद नहीं है। जब प्रीत कौर जी विशाल को माफ कर सकती है तो दूसरे क्यों नहीं? भैया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखिए, वीनू बेशक हमारा सौतेला भाई था, लेकिन भाई तो था ना। और जिस लड़की की वजह से हमारा सौतेला भाई चला गया, उसका तो साया भी मैं आप पर नहीं पड़ने दूंगी। 10-20 भाई नहीं है मेरे, आप इकलौते हैं भैया, और सौतेले नहीं, सगे हैं। भैया, सरगम कभी भी आपकी सगी नहीं हो सकती। मैं आपको उससे शादी नहीं करने दूंगी, बस। मुन्नी, हमने तुम्हें यहां सगे और सौतेले रिश्तों के बीच लकीर खींचने के लिए नहीं बुलाया है, सरगम की देखभाल करने के लिए बुलाया है। अगर उसकी देखभाल करने में तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम वापस जा सकती हो। भास्कर की दुल्हन बन के आई थी मैं इस घर, लेकिन अब ये घर ही पराया हो गया मेरे लिए। बेटी कहा था ना आप लोगों ने मुझे, लेकिन देखिए ना तो मुझे बेटी बनने का हक मिला,
और ना ही बहू बनने का। लेकिन दोष इसमें आप लोगों का नहीं है। दोष तो उस झूठ का है जिसने सच को भी झूठ साबित कर दिया। मैं जानती हूं कि आप लोग मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं। कल रात इन्होंने मुझे 2 धमकियां दी। इन्हें भास्कर की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर पूरा हक चाहिए। मैं आपकी ये ख्वाहिश मम्मी पापा के सामने पूरी करती हूं। प्लेन क्रैश के विक्टिम्स के परिवार वाले, उनके रिलेटिव्स, उनके अपने अगर विशाल को माफ कर दें तो विशाल नॉर्मल हो सकता है। जब प्रीत कौर जी विशाल को माफ कर सकती है तो दूसरे क्यों नहीं? और वो दूसरी क्या धमकी दी थी आपने मुझे? अगर मैं पुलिस के पास गई तो क्या करेंगे आप? और क्या बिगाड़ सकते हैं आप मेरा? कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो तुम। जब तक तुम जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ड्राइवर सीधे नहीं जाना है, प्लीज आगे से राइट ले लीजिए। कृतिका, जो भी हुआ मैं उसे समझ सकती हूँ। उस दर्द को, उन तकलीफों को जो मन को सहनी पड़ती है। लेकिन ऋतिका, लेकिन क्या निशा? क्यों हर दर्द को सहना एक औरत की मजबूरी बन जाती है? क्यों किस्मत को हमारी खुशियों से जलन होने लगती है निशा? एक ही पल में मेरा दामन खुशियों से भर गया था और दूसरे ही पल में मेरी जिंदगी एक हादसाओं का सिलसिला बन गई। अगर वो प्लेन क्रैश ना हुआ हो, अगर मेरा भास्कर मुझे छोड़कर ना जाता, तब भी क्या किस्मत मुझ पर इसी तरह हंसती जैसे कि अब हंस रही है? कृतिका, तुम्हारी अपराधी मैं हूं। मेरा सुहाग है जिसने एक मां की ममता की खातिर इस अपराध को अंजाम दिया। प्लीज ऋतिका, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं नहीं निशा देखो, मुझे तुमसे या विशाल से कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी ऐसे हादसे जिंदगी की हकीकत को ही बदल देते हैं, लेकिन इस हादसे ने मुझे अपनी जिंदगी के कई रिश्तों के नए चेहरे दिखाए हैं। कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे। पता नहीं दुख और तकलीफ का जो तूफान दिल में होता है, वो तूफान शब्दों में समा सकता है या नहीं। मेरे चारों तरफ अफसोस ही अफसोस है। नहीं जानती मायूसी की आखिरी हद कहाँ है और उम्मीद कहाँ से शुरू होती है। पर मैं उम्मीद के सफर पर निकली हूँ। यही डायरी शायद जीने का विश्वास बन जाए। हर जिंदगी में एक तूफान है। सरगम, वो हादसा सरगम को वीनू से भाईजी तक ले आया है। मुझे पता करना होगा सरगम जिंदगी का सामना कैसे कर रही है। आप यहाँ साइन कर लीजिए।
आप यहाँ सेंड कर दीजिए। मुबारक हो, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। लो भाई, पूजा की थाली तैयार हो गई, अब रह गया चावल का कटोरा। सरगम बहू के रूप में पहली बार इस घर में आ रही है। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शादी की रस्में घर में किसी को याद ही नहीं है। क्या कर रहा है तू? वो मुन्नी दीदी, भाईजी और सरगम घर पहुंचने ही वाले हैं। मैंने गृह प्रवेश के लिए आरती की थाली तैयार कर दी, चावल का लोटा भी तैयार है। अब आलते के पानी वाली थाली तैयार कर देता हूँ। पहली बार इस घर में बहू के कदम पड़ने वाले हैं। किस बहू के कदमों की बात कर रहा है तू? हाँ, जिसने वीनू की तरफ कदम बढ़ाए तो हमने वीनू को खो दिया। कोई जरूरत नहीं है ऐसे बहू के स्वागत की तैयारियां करने की, समझ में आ रहा है? जश्न शादी पर मनाए जाते हैं, शादी के नाम पर होने वाले मौत के मातम पर नहीं। कोई जरूरत नहीं।